हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जब ही हान रियोंग की नज़र चन्ना पर जाती है वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे और चन्ना उसे वहाँ पर देखकर सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि चली जाओ यहाँ से, तुम्हें भागना होगा। और फिर वो चिल्ला कर कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तुम भले ही कुछ भी कहो मगर तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा संभालना होगा। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और फिर वो चिल्ला कर फ़ोन पर कहती है कि इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसकी मदद कैसे करूं, क्या तुम मुझे कुछ गाइड कर सकते हो। हान रियोंग इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है क्योंकि उसे सच में ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही होती। और तभी वो शिंग उसे कहता है कि तुम्हें वो जख्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसके कटार लगी हुई है, तुम्हें वहां पर हाथ से दबाना होगा और गलती से भी उस हाथ को अब छोड़ना मत, क्योंकि जरा सा भी तुमने अपना हाथ खिसकाया तो उसकी जान जा सकती है। तुम्हें उसे दबा कर रखना होगा ताकि खून ज्यादा बाहर ना बहे और तुम्हें पूरा ध्यान रखना होगा इस चीज का। और फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि असल में चन्ना ही उनकी प्राइम सस्पेक्ट थी, वो इसे ही यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। और ये तो होना ही था क्योंकि वो नॉर्थ की सबसे जांबाज लड़की थी, वो यहाँ पर आ गई। उन लोगों ने बहुत पहले से ही ये सब कुछ प्लान करके रखा होगा और उनकी नजरें यहाँ पर गड़ी हुई होंगी कि कब वो मौका पाए, जा तो वो इससे कोई इंफॉर्मेशन निकाले, जा वो इसे खत्म कर दे। अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो पक्का दोबारा यहाँ पर वापस आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों को भी हायर किया होगा वो बहुत ही प्रोफेशनल होंगे और वो अपने एक ही वार से इसे खत्म कर सकते हैं। अभी तक ये सांसें ले रही है, इसका मतलब कि वो वापस आएंगे, अभी इससे इंफॉर्मेशन लेनी बाकी है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके खून भरे कदमों को कोई घूर कर देख रहा होता है, जो कि हमारी हीरोइन अभी अभी यहाँ से गुजरी थी। और वहाँ पर हम देखते हैं एक हील वाली लड़की पैर रखती है, जिससे साफ पता चलता है कि कोई उनके पास आ रहा है। और ये भनक कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन को भी लगती है और फिर वो कहने लगती है कि कोई तो यहाँ पर है, कोई करीब आ रहा है। और यही बात उधर से वूशिंग भी कह रहा होता है कि वो वापस आएंगे, इसलिए अब तुम्हें सामना करना होगा, तुम्हें बंदूक उठानी होगी, अब तुम यहाँ पर जरा सा भी हेजिटेशन नहीं रख सकती, अब मरने मारने का वक्त आ चुका है। और ये एहसास अब हमारी हान रियोंग को भी हो चुका था क्योंकि उसके सामने अब एक ऐसा मंजर आने वाला था जिसका उसने कभी भी सोचा भी नहीं था। और अभी वो तैयार थी मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने एक हाथ के साथ उसके ऊपर हमला कैसे करेगी, क्योंकि वो हमारी चन्ना की गर्दन भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए वो घबराई हुई सामने की तरफ देख रही थी कि अब वो आगे से क्या करेगी। और फिर चन्ना को वो अपनी गोद में उसका सर रख के एक हाथ से उसकी गर्दन और उसके उस जख्म को पकड़ लेती है ताकि उसके जख्म के ऊपर से खून निकलना बंद हो, और दूसरे हाथ से वो उस बंदूक को पकड़ने की कोशिश करती है। और बाहर वो जो दरवाजा हल्का सा किचन का खुला हुआ था वो उसकी रोशनी को ऊपर नजरें टिकाए खड़ी थी कि यहाँ से अब कोई ना कोई एंटर करने वाला है। और बाहर से टक टक की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। और तभी हमारे हीरो उसे समझाता है कि तुम्हें उस पर हमला करना होगा, वो जो कोई भी होगा, तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा, तुम्हें हल्के से पहले ट्रिगर को पीछे करना है ताकि गन लोड हो सके और फिर तुम्हें फायर करना है और सीधा बंदूक चलानी है, सुनाई दे रहा है तुम्हें। और फिर वो बंदूक को देख रही होती है कि हाँ, पर मैं एक हाथ के साथ इसको कैसे पीछे करूंगी, वो मन ही मन ये सोच रही थी। और उधर वुशिंग कहता है कि देखो ये तुम्हारा पहली बार का टारगेट है, इसलिए शायद तुम निशाना मिस कर दो, मगर तुम्हें फिर से लोड करके दोबारा से उस पे फायर करना होगा। मैं जानता हूँ कि होने वाला तुमसे कुछ है नहीं, तुम सिर्फ घायल होने वाली हो। और तभी फिर वो चिल्लाकर कहती है तुम फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें मदद नहीं करनी तो कम से कम बद्दुआएं तो मत दो ना, क्यों कह रहे हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा और मैं ही उल्टा मारी जाऊंगी। और तभी फिर वुशिंग कहता है कि मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही एक शूट सही, तुम बस उस पे एक गोली जरूर दाग देना ताकि जब तक मैं वहां पर पहुंचूं मैं उसे आते ही पहचान लूं और उसे वहीं पर जिंदा गाड़ दूं। मैं सुन रही हो ना तुम, भले ही एक शॉट, भले ही वो गलत जगह लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। और तभी इधर हमारी हीरोइन अपने लक्ष्य को दागने के लिए तैयार रहती है क्योंकि अब उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी थी और वो पैर अब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके थे।
उसका पसीना उसके आंख से होकर नीचे की ओर आ रहा था। घबराहट उसे साफ दिखाई दे रही थी, मगर फिर उसने चन्ना को देखा और उसे एक बात समझ में आई कि नहीं, मैं इस वक्त अपने ईमान को डोलने नहीं दे सकती। मैं चन्ना को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे इसका सामना करना ही होगा। आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, भले ही कुछ भी हो जाए। आज बारी मेरी है चन्ना को बचाने की। आज तक इसने मेरा साथ दिया है, आज मेरा वक्त आ चुका है इसका साथ देने का, और मैं पीछे नहीं हट सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसकी नजरें बिल्कुल उस दरवाजे को देख रही थी जहां से हल्की हल्की रोशनी अभी भी किचन की ओर आ रही थी। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, वो खुद को तैयार कर रही थी उस पल के लिए जब उसका वो दुश्मन सामने होगा, और जब उसके एक हाथ से वो उस गन को लोड नहीं कर पाई तो अपने दांतों का इस्तेमाल करती है। वो उस गन को लोड करने के लिए उसे अपने दांतों से पीछे की ओर धकेलती है। इतनी हैवी गन, और वो इतनी हिम्मत से ये काम करती है। और इधर वो पैर और नजदीक से उसके करीब आ रहे थे। वो सैंडल की टक 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 उसे अब साफ सुनाई देने लगी थी। और तभी वो एकदम से पलटकर सामने की ओर देखती है, क्योंकि अब ये वही वक्त था जब वो शख्स उसके सामने आने वाला था जिसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसकी स्मेल और बदबू और ज्यादा तेज हो गई थी। इससे साफ पता चल रहा था कि वो जो कोई भी है उसने वो परफ्यूम लगा रखा है। उसके पैर उस दरवाजे के नीचे की परछाई से साफ नजर आ रहे थे। और ज्यादा वक्त नहीं था कि हमारी हीरोइन ने हिम्मत करके पिस्तौल को दाग दिया था सामने की ओर निशाना करके कि कोई भी आएगा अब वो जरा सा भी नहीं चुकेगी। उधर से वूशिंग उसे कहता है कि अब तुम्हें तैयार होना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस वक्त तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। जो कोई भी सामने आएगा तुम्हें अपना निशाना पक्का रखना होगा। सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? बस कुछ ही वक्त की बात है, हम लोग वहां पर जल्द से जल्द पहुंचेंगे। तुम अपने आप को तैयार रखो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? और इधर हमारी हीरोइन जो सारी बातें सुन रही थी, मन ही मन ये कह रही होती है कि हाँ, अब बस वो पल आ चुका है जब वो कातिल उसके सामने होगा और उसकी पिस्तौल से निकली हुई गोली उसके सीने के आर पार होगी। मगर एकदम से वो सामने एक लड़की को देखकर हैरान थी कि ये क्या हुआ, कातिल एक लड़की है। और वो उसे गौर से देख रही थी। उसकी अजीब सी अदा और अजीब सी गंदी स्मेल, और उसके हाथ में वो चाकू तेज धार वाला जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और उसके कपड़ों पर भी। और ये देखकर वो एकदम से हैरान होकर बोली कि क्या कातिल एक लड़की है? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वो खुद को तैयार करती है कि नहीं, इस वक्त मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे बंदूक चलानी है। और इधर पीछे से वूशिंग की आवाज भी आ रही होती है कि अभी तुम हेजिटेट नहीं कर सकती, चलाओ। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके हाथ से वो बंदूक नीचे गिर जाती है और वो घबराहट के मारे उसे देखने लगती है, क्योंकि वो बंदूक कहीं और नहीं बल्कि उस कातिल के पैरों के पास आकर गिर जाती है। यहाँ का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। हान रियुंग इस वक्त कांप रही थी। उसने अपना मौका खो दिया था और वो उसे गौर से देख रही थी, उस गंदे चेहरे को, उसकी वो गंदी स्माइल को, और ऊपर से उसके पास से आ रही उस बदबू को। वो उसकी आंखों को देखकर सोचने लगती है कि ये आंखें, ये बहुत ही अजीब सी हैं, और ये देख कैसे रही है मुझे। इधर दूसरी तरफ वूशिंग की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी बंदूक के साथ साथ उसका हेडफोन भी नीचे गिर जाता है और वूशिंग चिल्लाने लगता है, हान रियुंग तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? हान रियुंग मुझे जवाब दो, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? मगर हान रियुंग की कोई आवाज नहीं आती। वो सिर्फ चिल्ला रहा था और हेडफोन उसके कानों से गिर चुका था, इसलिए उसे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि इस वक्त
आगे क्या होने वाला है। और उस हेडफोन को वो आगे बढ़कर अपने पैरों से तोड़ देती है, यानी कि वो कामयाब हो रही होती है अपने अगले मकसद में। और ये सब देखकर कहीं ना कहीं हान रिंग समझ चुकी होती है कि अब मरने या मारने का मौका है। अब उसके पास दूसरा मौका नहीं आने वाला। अब उसे कुछ ना कुछ करना होगा। और फिर एकदम से वो सोचने लगती है कि हाँ, कि यही कातिल है। वही गंदी बदबू और इसके चेहरे पर ये गंदी सी स्माइल और ये कटार, जिसके एक ही वार से सारे के सारे सोल्जर इसने धर कर दिए। प्रोस्टिट्यूट जो आसानी से कहीं भी जा सकती है और किसी को भी अपने जंगल में फंसाकर उसे मार सकती है, कितनी आसानी से इसने सबको मार गिराया और सबके पास से इसी की गंध आ रही है। क्या यही अंत है इसका? और फिर उसे याद आता है कि हाँ, एक बार चन्ना मुझे यहाँ पर गलियों में लेकर गई थी। जब उन गलियों में मैं गई तो वहां पर मैंने देखा लड़कियों को जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर, हॉट पैंट पहनकर वहां पर लोगों का दिल लुभा रही थी, क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट थी और गेस्ट को अपने पास बुला रही थी। हाँ, हॉट पैंट और लॉन्ग लेग। ये बात याद करके उसे समझ में आया कि इतने साल हो चुके हैं मेरी जिंदगी में, बहुत वक्त मैंने अंधेरे में निकाला। शायद इसी की वजह से मेरी सिक्स सेंस अब ज्यादा काम करने लगी है और अबे मुझे वो चीजें भी समझ आने लगी हैं जो शायद दूसरों को नहीं आती। और इधर कातिल वार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी थी, अपने चाकू को घुमाते हुए। और ये सब देख हमारी हीरोइन समझ चुकी थी और वो चिल्लाकर एक ही बात कहती है कि इस बार मेरी सिक्स सेंस मुझे धोखा नहीं दे रही है और मुझे पता है इस वक्त मुझे क्या करना है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस पिस्तौल को फटाक करके उठाकर उसके सामने खड़ा कर देती है। और वो देखकर एकदम से कातिल हसीना, जो कि अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, एकदम से पीछे हट जाती है। और तभी हान रिंग चिल्लाकर कहती है, यू बास्टर्ड, तुम कोई लड़की नहीं हो, है ना? तुम सिर्फ एक बहरूपिया हो, बहरूपिया। और तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें बख्श दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। और ये देखकर वो एकदम से अपना एटीट्यूड बदल देता है, क्योंकि सच में वो एक लड़का ही होता है, लड़कियों के भेष में जो यहाँ पर आता है। और वो हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और अपना वार करने के लिए अपने चाकू की तेज धार को उठाकर वो हान रिंग पर वार करने ही वाला होता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान रिंग की आंखों में वो चाकू की धार साफ दिख रही थी कि इससे पहले कि चाकू की धार उसे लगे उसे कुछ करना होगा। और वो इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देती और धड़ाक करके बंदूक का निशाना सीधा दागती है, जिससे कातिल हसीना की तो धज्जियां ही उड़ जाती हैं और वो पलट खाकर नीचे गिर जाती है जमीन पर। मगर हमारी हान रिंग का गुस्सा खत्म नहीं होता और वो लगातार उसे गुस्से से घूर रही होती है, मानो वो उन सब का बदला लेना चाहती हो अब। और इसलिए वो पीछे नहीं हटती और हिम्मत करती है और हिम्मत करके दोबारा से उस अपनी पिस्टल के ट्रिगर को दोबारा दबाने के लिए उसे लोड करती है, अपने दांतों से लोड करके वो फिर से उस पर अपनी बंदूक दाग देती है। ये साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई थी, शायद वो अपने पति का बदला भी इसी से ले रही हो और इतने सारे सोल्जर की मौत का बदला वो बस अपनी बंदूक चलाकर गोलियां खत्म करने पे लगी हुई थी। वो ये नहीं देख रही थी कि कितनी गोलियां वो चला चुकी है। वो भले ही मर चुकी थी मगर फिर भी हमारी हान रिंग का गुस्सा खत्म नहीं हुआ और वो लगातार उस पे गोलियां दागे जा रही थी, मानो वो अपना पूरा बदला ले रही हो। और जब गोलियां खत्म हो गई तो थक हार कर
अपना हाथ नीचे रखकर उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली कि सच में ये सब कितना मुश्किल है। हाँ। और उसने गहरी सांस ली। और इसके साथ ही फिर सीन आगे बढ़ता है जब सब लोग वापस आ जाते हैं और मेन एजेंट देखकर कहता है कि वाओ, सच में क्या ये यहाँ पर सिर्फ बेहोश होकर सो गई है, वो भी इस तरीके से। अनबिलीवेबल। इस लड़की ने इतना बड़ा कांड किया और कितनी आसानी से ये यहाँ पर सो रही है। ये सारी सिचुएशन को देखकर कहीं ना कहीं वो शिंग स्पीचलेस हुआ पड़ा था। वो बस चुपचाप हान रियोंग को घूरे जा रहा था कि इसने ये सब कुछ कर कैसे लिया, किस तरीके से अभी भी चन्ना के ऊपर इसने हाथ रखा हुआ है कि उसे कुछ ना हो। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और पीछे से लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। सर, ये घटिया सा इंसान देखा आपने, ये लड़की बनने की एक्टिंग कर रहा था, ये एक प्रोस्टिट्यूट ही है और ये प्रोस्टिट्यूट बनकर ही यहाँ पर आया था ताकि सबको अपने जंगल में फंसा ले और मारने की कोशिश करे। और लगता है हान रियोंग को इसके बारे में पता चल चुका था। हाँ, सही कहा तुमने, उसको पता चल चुका था, तभी तो उसने उसके प्राइवेट पार्ट पर ही सारी की सारी गोलियां मारी है। मानो वो किसी चीज का बदला ले रही थी। पूरा का पूरा छल्ली कर डाला है उसने उसका प्राइवेट पार्ट। और ये बात सुन के हमारा हीरो एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि उसे ये उम्मीद तो हान रियोंग से बिल्कुल भी नहीं थी कि वो निशाना भी लगाएगी और इस तरीके से और इतना पक्का, और वो भी वहाँ पर। वो सच में अब उस हान रियोंग को देखकर यही सोच रहा था कि ये वो हान रियोंग नहीं है, वो छुई मुई सी, घबराई हुई, सबका ध्यान रखने वाली, हंसने वाली, खिलखिलाने वाली। अब ये वो हान रियोंग नहीं रही जिसे मैं जानता था। वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और इनोसेंट थी, जिसे किम ह्यून जानता था, उसका पति। ये कोई और है, या मैं ये कहूँ कि इस वक्त सारे चेहरे बदल चुके हैं। ना हान रियोंग वो रही, ना किम ह्यून वो, और ना ही वो शिंग। अब चेहरे सारे बदल चुके हैं। यहाँ पर सच में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ बदला हुआ है।